अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर थ्योरी ऑफ फॉर्म में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली हमारे पास क्या थी? हमने कहा कि वहाँ पे हमारे पास एक सप्लायर मौजूद होता है जो प्राइस मेकर होता है और वो डिसाइड करता है कि मार्केट को कितनी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कब प्रोवाइड करनी है और किस प्राइस पे प्रोवाइड करनी है। जहाँ पे बात हमारे पास आ जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो वो थोड़ा सा हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है। और वो जो है ना हमारे पास, नाम से तो हमारे पास मोनोपोली लग रहा है, लेकिन हमारे पास इसमें क्या हो जाता है, हमने इसमें एक और वर्ड भी ऐड कर दिया, दैट इज कंपटीशन। कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्म्स होती हैं वो अपने अपने लेवल पे compete करते हैं दूसरों के साथ। हर बंदा अपने प्रोडक्ट में स्पेशलिटी रखता है और वो उस स्पेशलिटी के बेसिस पे क्या करता है, दूसरों के साथ compete करता है। उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। जिसके लिए इन्होंने क्या कहा हुआ है, कहता है कि आफ्टर कवरिंग टू एक्सट्रीम ऑफ मार्केट्स वर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, दिस सेक्शन इन्वॉल्व्स द डिस्कशन ऑन द blend of features of both extremes. In real world market, many firms deal with differentiated products. In such environment, a firm might be able to increase its profit by differentiating its product from those of its competitors. In such market models, the firm partially behaves like monopolist and partially as competitive firm. ठीक है कि हमने मोनोपोली देखी, परफेक्ट कंपटीशन देखी। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या कहा कि ओपन कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द मार्केट प्राइसेस। मोनोपोली में हमने कहा कि फर्म विल डिसाइड व्हाट टू सेल एंड ऑन हाउ मच प्राइस वी आर गोइंग टू सेल इट। जहां पे हमारे पास जो है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाती है, तो वहां पे हमने कहा कि हर एक फर्म हर एक दूसरे से अलग अलग प्रोडक्ट जो है ना वो बनाती है और वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ compete करती है अपने लेवल पे और अपनी मोनोपोली रखते हैं। जैसे आईफोन है तो आईफोन के पास अपना iOS सिस्टम है जो दूसरों के पास नहीं है, वो उसके बेसिस पे compete कर रहा है। सैमसंग है, सैमसंग के पास अपने जो है ना टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन है, ठीक है, सुपर एमोलेड और इस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है ना स्क्रीन मौजूद है, जिसके बेसिस पे वो compete कर रहा है दूसरों के साथ, उसकी अपनी मोनोपोली है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास Xiaomi है तो Xiaomi के अपने फीचर्स एक्स्ट्रा, वो उस पर compete कर रहा है। सोनी है, सोनी के पास कैमराज हैं तो वो उसके बेसिस पे compete कर रहा है। तो हर बंदा क्या कर रहा होगा या हर एक फर्म क्या करिए अपने लेवल पे मोनोपोली रखती है और पार्शियली हमने कहा कि कुछ पोर्शन वो जो है एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। सो कहते हैं कि broadly speaking we can say that monopolistic competition is a market structure where the competition is among various monopolies, के डिफरेंट किस्म की मोनोपोलीज हमारे पास होती है। ठीक है, हर एक फर्म की अपने लेवल पे मोनोपोली है। जैसे मैंने आपको आईफोन की एग्जांपल दी, आईफोन की अपनी मोनोपोली है, सैमसंग की अपनी मोनोपोली है। उसके अलावा अगर हम देखें ऑटोमोबाइल में देखें तो होंडा की अपनी मोनोपोली है, स्पीड के साथ, रेसिंग कार्स के साथ। टोयोटा की अपनी मोनोपोली है किस चीज के साथ, इकोनॉमिक कार के साथ, फ्यूल कंजम्पशन वाइज वो कम यूज हो रही है। सुजुकी को देखें तो अपने लेवल पे जो है ना क्या कर रहा है, मोनोपोली है उसकी। किस बेसिस पे, लो प्राइस में जो है ना वो आपको कार्स प्रोवाइड कर रहा है, एफिशिएंट कार्स प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो हर एक कंपनी क्या कर रहा है, अपने लेवल पे compete करने की कोशिश कर रहा है और उसकी अपनी मोनोपोली है और वो एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन कर रहे हैं उस सिचुएशन को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके उन्होंने एग्जांपल दी है। इन द केस ऑफ हैंड वॉश लिक्विड्स, although many similar brands are available in the market, however every brand has its own customer group which are ready to accept any price change by the firm. If the firm raises the price, some customer would move to the substitute, but not all of them. Similarly, if the firm would lower the price, they would attract some of the competitors' customers, but not all of them. Such kind of market models are known as monopolistic competition, blend of the features of monopolistic and pure competition. ठीक है कि हमने क्या कहा, जैसे हैंड वॉश की एग्जांपल थे तो वहां पे भी हमारे पास जो है एक दूसरे के जो है ना ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि वहां पे मार्केट में क्या होगा कि हर एक ब्रांड का अपने कस्टमर ग्रुप बैठा हुआ है जो उसको हर एक प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। तो अब अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो सब्सिट्यूट परचेज करेंगे, दूसरे ब्रांड की तरफ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे मूव नहीं हो जाएंगे। और यह प्राइस कम कर देता है तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे लोग वो दूसरा ब्रांड छोड़ के इसकी तरफ आ जाए, बट कुछ लोग जो है ना मूव हो जाएंगे। जैसे मैंने आईफोन की एग्जांपल दी, आईफोन पहले कितने का था, 1 लाख का था, फिर 150 का हो गया, फिर 2 लाख हो गया, 250 हो गया, 3 लाख हो गया, 350 का हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने वो चार्जर भी हटा दिया, लेकिन स्टिल उसके जो कस्टमर्स हैं वो उसको परचेज करते हैं। सैमसंग के जो है ना कस्टमर्स को आप उसको कहते हो कि यार आईफोन जो है ना बड़ा अच्छा है, आपको जो है ना रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, वो सैमसंग को कभी नहीं छोड़ेगा।
आप उसको कहोगे कि सैमसंग आप जो है ना इस वजह से खरीद रहे हो कि वो एक जो है ना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो आपको कहेगा नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे उसके फीचर्स पसंद है, मुझे आईफोन के फीचर्स नहीं पसंद। तो अब आईफोन उनके मुकाबले में सस्ता भी हो जाए तो वो जो है ना ब्रांड को स्विच नहीं करेगा। बहुत सी माइनर लोग होंगे जो स्विच हो जाएंगे, बाकी अपने ब्रांड्स के साथ जो है ना कनेक्टेड रहेंगे। और इस किस्म की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें हमारे पास मोनोपोली भी है और प्योर कंपटीशन भी एक दूसरे के साथ चल रहा है कि हमने मार्केट में लीडर्स भी रहना है। तो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? नंबर वन, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। मोनोपोली में सिंगल फर्म थी हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चलेगी। सो कहते हैं कि सच मार्केट्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर सेलर्स एंड एवरीवन इज कंट्रोलिंग अ स्मॉल शेयर ऑफ मार्केट, कि हर एक ने अपना अपना शेयर कैप्चर किया होगा। हम यहाँ पे देखें, हम इसको जो है ना केक के साथ जो है ना रिजेंबल करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास हर एक का अपना पीस ऑफ केक होगा। वो अपना मार्केट को जो है ना, हम उसको जो है ना केक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक का अपना शेयर होगा। लेट से सैमसंग का है, यहाँ पे आईफोन का है, यहाँ पे शाओमी का है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है मी का है, एमआई का है। ठीक है, हर एक का अपने अपने कस्टमर बेस होगा। तो हमने क्या कहा कि फर्म्स हमारे पास ज्यादा होंगे, लेकिन हर एक का अपना कस्टमर बेस हमारे पास मौजूद होगा, जो क्या कर रहा होगा कि उसको कंट्रोल कर रहा होगा। हर एक की अपनी टेरिटरी बनी होगी जिसमें वो अपनी चीजें सेल आउट कर रहा होगा। सेकंड हमारे पास आता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि इन कंट्रास्ट टू परफेक्ट कंपटीशन, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन every brand tries to create some differentiated feature of in his product over its competitors to add an element of monopoly for that product। कि वो मोनोपोली किस चीज पे क्रिएट करेगा? दूसरों से कुछ अलग फीचर्स ऐड करके। होंडा, जैसे मैंने कहा कि स्पीड हो गया, पावर, टोयोटा आपके पास जो है ना इकोनॉमी, फ्यूल कंजम्पशन। फिर मैं जो आपके पास आ जाता है सुजुकी, वो उससे भी लो आपके पास फ्यूल कंजम्पशन। तो तीनों ने अपने आप को एक एक फीचर के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया हुआ है। मोबाइल फोन में देखो, आईफोन हाई प्राइसेस विद हाई क्वालिटी एंड स्टेटस को, सैमसंग रीजनेबल प्राइस, स्टेटस को और अपने फीचर्स। फिर आपके पास Xiaomi, फीचर्स लो प्राइस में आपको फीचर्स दे रहा है। फिर आपके पास क्यू मोबाइल या आपके पास जो है वीवो रीवो मोबाइल फोन्स, वो लो प्राइस में मार्केट को लीड कर। हर एक ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है कुछ ना कुछ फीचर्स के बेसिस पे कंपेटिटर से, और वो उसी के बेसिस पे अपनी मोनोपोली बनाई है। नोकिया को देख लो, सस्ते से सस्ते फोन में उससे के ज्यादा कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सिंपल फोन में आपके पास जितने भी मॉडल्स आ चुके हैं, स्टिल लोगों के पास आपको नजर आएगा नोकिया का मोबाइल फोन। क्या है उसने? अपने बैटरी लाइफ और अपने जो है ना जो सॉलिड है, या जो आपके पास जो है ना, हम उसको कहते हैं कि आपके पास जो है ना एक काफी लॉन्ग लास्टिंग जो है ना प्रोडक्ट उसने बनाया हुआ है, तो उस वजह से उसको लोग पसंद करते हैं। थर्ड, fewer barriers for firms entry or exit. Although product differentiation makes it a little difficult for competitors to survive, however, like in a perfect competition, firms can enter and exit the market freely. कि आपके पास बैरियर्स कम होंगे क्योंकि हर एक बंदा ओपन वेलकम है, कहते हैं कि ठीक है आप भी आ जाओ मार्केट में, हम भी काम कर रहे हैं, सारे के सारे आपस में कंपटीशन में क्रिएट है अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के। क्यों मोबाइल का नाम अब आपने इतना नहीं सुना होगा, पहले था, आया मार्केट में, टाइम स्पेंड किया उसने, आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट से निकलता गया। नोकिया था, नोकिया मार्केट का लीडर था, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकलता गया, किसी को याद भी नहीं रहा। तो क्या हुआ? अपनी मर्जी से आ सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है। नंबर फोर, हाई डिग्री ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रांड लॉयल्टी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कस्टमर अपने प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेगा, तभी जाके ये चीज बन सकती है कि इन सच मार्केट ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कस्टमर हैव हाई डिग्री ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। Every customer feels that the product is not only different from others but also of quality। कि वो क्वालिटी के बेसिस पे क्या करता है, उसको पसंद करता है, वो उसके साथ कनेक्ट है, और वो उसके साथ लॉयल है, वो उस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ने वाला किसी भी कीमत पे। तो इसलिए तो हमने स्टार्ट में कहा कि अगर उसके प्राइस में डिफरेंशिएशन आ जाती है तो वो उसको बॉदर नहीं करता, वो स्टिल उसके साथ कनेक्टेड है जस्ट बिकॉज वो समझता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है और ही इज कंफर्टेबल विद दैट। और लॉयल तब होता है कस्टमर जब वो सेटिस्फाई होता है उस प्रोडक्ट से। जब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है ना वो अचीव नहीं होता, ही विल बी नॉट लॉयल टू दिस प्रोडक्ट। वो उसको स्विच करके अपने लिए जो है ना एक कंफर्टेबल प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। नंबर फाइव, नॉन प्राइस कंपटीशन, most important feature. Due to product differentiation, brand loyalty, in monopolistic competition, seller compete on factors other than price, such as massive allocation in budget for aggressive advertisement, product development, better distribution, after sales services, etc. कि यहाँ पे प्राइस मेन एम नहीं है। जैसे मैंने आईफोन और उसकी एग्जांपल दी कि उनके लिए प्राइस जो है ना उनका मेन एम नहीं है,
कि वो इसके ऊपर जो है ना वो करे, बल्कि वो फीचर्स पे compete कर रहे हैं। आईफोन कुछ अपने फीचर्स निकालता है, सैमसंग कोई और फीचर निकालता है, Xiaomi अपना कुछ फीचर्स निकाल रहा है। हर एक बंदा नए नए फीचर्स के बेसिस पे मार्केट में जगह बना रहा है और अपने जो है एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करके जो है लोग को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इंक्रीज कर रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज, रिपेयरिंग के फंक्शन, वारंटी आपको दे रहा है, गारंटी दे रहा है आपको। इनके बेसिस पे दूसरों से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जब इसमें होंगी तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट में हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रही है। और कहता है कि these conditions reflect downward sloping relatively elastic demand curve of a firm, because a firm will increase the price, it will sell less, and by decreasing price it will sell more. However, the demand curve is relatively elastic because there are close substitutes, so the customer will react quickly to price changes and rapidly shift over to or from the competitors. ठीक है कि यहाँ पे आपके पास जो है ना जो हम उसको कर्व वाइज देखें तो आपके पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग बाय। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक होगा। क्यों इलास्टिक होगा? क्योंकि उनके क्लोजली रिलेटेड चीजें चल रही हैं। अब सैमसंग है और Xiaomi है, तो 1,20,000 का आपको Xiaomi मिल रहा है फुली फीचर, 150 का आपको सैमसंग मिल रहा है फुली फीचर। अब सैमसंग जो है ना वो 130 पे आ जाए या 125 पे आ जाए, प्राइसेस बहुत ही कम मार्जिन है, तो लोग कहेंगे कि यार मैं क्यों ना ब्रांड क्यों ना लूं, एक Xiaomi की तरफ क्यों जा रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली स्विच कर देगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इलास्टिक होगा। ठीक है, और हमने क्या कहा कि हमारे पास जो डिमांड कर्व होगा वो भी हमारे पास इलास्टिक होगा क्योंकि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद है। तो जैसे ही उसको ब्रांड मिलेगा थोड़े से अच्छे प्राइस में, अच्छी क्वालिटी चीज मिलेगी, वो कहेगा इससे बेहतर ये चीज है, मैं इसको परचेज कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आईफोन और सैमसंग की एग्जांपल दी, तो सैमसंग वहां पे अगर उसके साथ प्राइस जो है थोड़ा सा मार्जिन आता है तो वो सोचेगा कि यार ठीक है, ब्रांड है हमारे पास, अपने जो है स्टेटस को है उसका, तो बजाय इसकी कि मैं सैमसंग को इतना ट्राई करता रहा हूँ, तो इस दफा आईफोन को ट्राई कर लेते हैं। तो इसकी इन्होंने एग्जांपल क्या दी हुई है, कहता है कि एग्जांपल ऑफ फर्म्स डीलिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी आपके पास चल रही है? तो कहते हैं कि रनिंग अ रेस्टोरेंट, although all restaurant deal in some of food outlet may compete on quality and taste of food. Product differentiation is key element to charge different prices in such market. Additionally, there are relatively low barriers to entry in setting up a new restaurant. मार्केट में आपने देखा होगा हर आए दिन यहाँ पे जो है ना फास्ट फूड वगैरह और डिफरेंट किस्म के फूड जो है ना होटल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो रहे हैं। ताबूक हो गया, जिनिया की हो गया, फिर यहाँ पे जो है ना आपके पास बैतुल मंडी हो गया। ठीक है, फिर इस तरीके से हर आए दिन आपके पास नए नए जो है ना प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, फूड आइटम्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं जिसके जो है ना आइटम्स अच्छे होते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो बैरियर्स हमारे पास कम हो गया। गली मोहल्ले में देख लो, हर जगह हर बंदा जो है ना फूड आइटम्स ओपन कर रहा है। तो इस किस्म की मार्केट में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास हर बंदा प्राइस के ऊपर जो है ना कम्पीट कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पे बैरियर्स भी कम है, तो वो इजिली उसमें की तरफ जा रहा है, फूड की तरफ, बजाय इसके कि वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाए। सेकंड एग्जांपल देता है कि शू आउटलेट की तरफ जाओ। तो रनिंग शू आउटलेट, इवन दो देयर आर न्यूमरस ब्रांड्स of shoes in any market such as Bata, Service, Nike, Hush Puppies, etc. However, every brand is possessing some differentiated features to attract the customers for high prices. ठीक है कि आपके पास जो है ना, जहाँ यूनिवर्सिटी रोड आपके पास जो है तहकाल की साइड पूरी भरी हुई डिफरेंट किस्म के शूज ब्रांड्स हैं। बाटा भी बैठा हुआ है, सर्विस भी बैठा है, नाइकी भी बैठा हुआ है, हश पपीज बैठा हुआ है, बुरजान बैठा हुआ है, ईजीएस बैठा हुआ है। हर एक ब्रांड जो है ना वहाँ पे सामने मौजूद है आपके पास। हर एक इजिली मार्केट में आ रहा है, हर एक ब्रांड आपके पास मौजूद है। लेकिन हर एक ने क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स रखे हुए हैं, वो हाई प्राइसेस के थ्रू क्या कर रहा है, उनको अट्रैक्ट करता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेहतर है, हम ये फीचर्स दे रहे हैं, हम इसकी वजह से इतना ज्यादा चार्ज करें, कस्टमर स्टिल परचेजिंग इट। फिर कहता है कि रनिंग अ हेयर सैलून एंड ब्यूटी पार्लर्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। एवरी फर्म हैज इट्स ओन कस्टमर groups to get different prices over the competitors on the basis of service, environment or experience staff. कि अगर हम हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर्स को देखें तो हर एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स देखिए क्या कर रहा है, अपने आप को दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है। डिप्लेक्स बैठा हुआ है, ठीक हो गया, आपके पास जो है ना यहाँ पे और भी डिफरेंट किस्म के जो है ना सैलून्स हमारे ओपन है। आप जो है ना क्या कर सकते हो कि उसमें देखोगे कि कौन से जो है ना ज्यादा फीचर्स दे रहा है आपको, कौन से जो है ना कम सर्विसेज दे रहा है। उसी के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर उनके स्टाफ को देखिए कि कौन सा स्टाफ जो है ना काफी क्वालिफाइड है, कौन सा जो है यहाँ पे ब्रांड बैठा हुआ है, कौन सा जो है ना एक न्यू ओपन हुआ है। तो उन सब की बेसिस पे आप उसको इवेलुएट करके देखते हो और उसके बेसिस पे जो है ना चूज करते हो कि मैं इसके पास जा रहा हूँ तो किस बेसिस पे जा रहा हूँ। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अब हम इसको ग्राफिकली देखें तो सिचुएशन क्या है, कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम शॉर्ट और लॉन्ग रन में देखेंगे।
तो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में उसका इफेक्ट क्या होगा, कहते हैं कि पॉइंट टू नोट, a monopolistic firm's demand curve is relatively elastic as there are many close substitute available in market and firm has relatively less control over price। ठीक है, जैसे अब हमने तीन देखा कि प्राइसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी के प्राइस को रिड्यूस नहीं करा सकता कि यार तुम सस्ता क्यों बेच रहे हो, तुम महंगा क्यों बेच रहे हो, कोई किसी के साथ जो है ना कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रख सकता। हर एक बंदा क्लोज सब्सिट्यूट है और वो ओपनली प्राइस कंपटीशन में चल रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगी, इलास्टिसिटी हमारे पास जो है ना इंक्रीज होगी, इलास्टिक होगा हमारे पास उसका जो है ना जो डिमांड कर्व होगा। तो इसी के बेसिस पे कहता है कि अगर हम पहले कर्व को देखिए, कॉस्ट एंड रेवेन्यू हमने वाई एक्सिस पे रखा, आउटपुट हमारे एक्स एक्सिस में है। तो हमने क्या कहा कि क्यों क्वांटिटी हमारे पास चल रही है, सी पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लाइक है, पी पे अगर पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे लाइक है हमारे पास, एवरेज डिमांड को देखें, एवरेज रेवेन्यू को देखें तो हमारे पास जो है ना वो इस तरीके से स्प्रेड हो रही है, ओपन हो रही है। मार्जिनल को देखें तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में मौजूद है, मिनिमम पे नहीं मौजूद यहाँ पे। एवरेज टोटल कर्व को देखें तो हमारे पास आ रही है, लेकिन स्टिल वो सी के पॉइंट से बिलो आ रही है। और हमारे पास जो है ना क्रॉस कहाँ पे हो रहा है, ई पॉइंट पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है ना हमारे पास क्रॉस हो रही है। तो इसलिए कहता है कि इन ग्राफ फर्म इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स एज द एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट। सो अगर हम देखें तो एवरेज टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे लाई कर रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पे लाई कर, तो रेवेन्यू जब ज्यादा होगी कॉस्ट कम होगी, तो इसका मतलब हम सुपर प्रॉफिट्स की तरफ जा रहे हैं। To maximize its profit, the firm has decided to OQ output followed by the key condition of MC is equal to MR, कि वो क्या कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, और उसी रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या हुआ, ओ, और क्वांटिटी को देखें तो इस क्वांटिटी पे हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। द रेक्टेंगुलर एरिया पी सी एम एन, ठीक है, पी सी, और हमारे पास जो है ना एम, हमारे पास ये आ गया और एन आ गया हमारे पास पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट्स विच इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ टोटल कॉस्ट ओ सी एम क्यू। ठीक है, कि हमारे पास ओ सी एम क्यू हमारे पास आ गया सिचुएशन, फ्रॉम इट्स टोटल रेवेन्यू ओ पी एन क्यू, के ओ पी एन और क्यों के इसमें से जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हम कितना अर्न कर रहे हैं। तो सिंपल बात वही कह रहा है कि एवरेज टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ज्यादा है हमारे जो है ना उससे हमारे टोटल कॉस्ट है, तो उसी के बेसिस पे फर्म इज अर्निंग मोर, और वो जो अर्निंग कर रहा है वो सुपर जो है ना प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी नहीं है, सुपर प्रॉफिट्स की तरफ जा रहा है। क्योंकि हमने क्या कहा कि सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एज एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। सेकंड हमने क्या कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जब होगी तो P इज इक्वल टू हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट, तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि P हमारे पास जो प्राइस है वो हमारे C के बराबर होगी, कॉस्ट के बराबर होगी। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि इन द ग्राफ फर्म इज फेसिंग नॉर्मल प्रॉफिट एज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो एवरेज टोटल कॉस्ट को देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रही है और रेवेन्यू भी एक जगह पे ऑलमोस्ट आ रहे हैं, तो दोनों हमारे पास जो है ना वो इक्वल आ रहे हैं। तो जब इक्वल आ रहे हैं तो कहता है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। सो कहता है कि टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स और मिनिमाइज लॉस द फर्म डिसाइड ओ क्यू। ठीक है, कि उसने इस पॉइंट को डिसाइड किया, जो कहता है कि फॉलोड बाय की कंडीशन एमसी, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर होगी। सो कहता है कि फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट एरिया इज ओ सी एम क्यू, हमारे पास ओ सी एम और क्यू, हमारे पास ये जो नॉर्मल हमारे पास बॉक्स बना हुआ है ये हमारे पास क्या कर रहा है, इक्वल हो जाएगा ओ पी एम क्यू, क्योंकि पी इज ऑल्सो इज इक्वल टू सी। तो जब प्राइस और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो क्या हुआ, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट ही तो हम अर्न कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना सुपर तो तब आएंगे जब हमारी कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट हम उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या कहा कि वेयर टी आर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, के टोटल रेवेन्यू हमारी किस चीज के बराबर आएगी, वो टोटल कॉस्ट के बराबर आएगी। थर्ड सिचुएशन, थर्ड में हमारे पास क्या कहता है कि सब नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस, कि जब हमारे पास जो है नॉर्मल सब नॉर्मल प्रॉफिट ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ रहा है या हमारे पास नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो हमारे पास नॉर्मल लॉस की सिचुएशन क्या होती है, जब हमारी रेवेन्यू कम होगी और हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इसी के बेसिस पे क्या कहता है कि फर्म इज फेसिंग सब नॉर्मल प्रॉफिट एज एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि कॉस्ट यहाँ आ रही है, हमारे पास रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है। तो कहता है कि फर्म डिसाइड टू ओ क्यू आउटपुट फॉलोड बाय की कंडीशन एम सी इज इक्वल टू एम आर, मार्जिनल कॉस्ट हमारी एम आर के बराबर आएगी। ठीक है, कि यहाँ पे वो जो है ना ई पॉइंट हमारे पास इक्वल आ रहे हैं दोनों, तो
उसी के बेसिस पे हमने क्या कहा कि हमारे पास ओ क्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल आ रही है ई पॉइंट पे। सो कहते हैं कि रेक्टेंगुलर एरिया शोज फ्रॉम सब नॉर्मल प्रॉफिट्स एज ओ सी एन क्यू, कि हमारे पास ओ सी और एन और फिर क्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और हमारी जो है ना रेवेन्यूज कम हो रही है, इसलिए कहते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है टोटल रेवेन्यू से। तो इस किस्म की तीन सिचुएशंस हमारे पास प्रिवेल करेंगी, कि जिसमें पहले हमने क्या कहा कि कंपनी जब सुपर प्रॉफिट अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि फर्म इज अर्निंग मोर। ठीक है, जब उसकी प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट उसकी कम होगी। ठीक है, फिर नॉर्मल की तरफ आएगा तो प्राइस और कॉस्ट हमारे पास बराबर होगी, तो एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है जहां पे हमने क्या कहा कि हमारे पास कॉस्ट ज्यादा है और हमारी जो है ना प्रॉफिट या रेवेन्यू हमारी कम आ रही है, तो फिर हमारे पास सिचुएशन सब नॉर्मल प्रॉफिट होगा या फिर इसको नॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे। लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन होगी, तो कहते हैं कि इन लॉन्ग रन ऑल फर्म्स आर एबल टू चेंज इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल बाय अल्टरिंग ऑल द इनपुट फैक्टर्स। क्योंकि हमने पहले दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि हमारे पास जब लॉन्ग रन होता है तो उसमें कंपनी के पास टाइम है कि वो अपनी रिसोर्सेज को एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसीलिए वो अपने जो है ना तमाम के तमाम इनपुट फैक्टर्स को एडजस्ट करेगा, अल्टर करेगा अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल की जितना उसको चेंज की जरूरत होगी। Therefore, every firm in the industry earns only normal profit as profit. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हर एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, कोई भी सुपर नेचुरल जो है ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि एक नॉर्मल सिचुएशन हमारे पास प्रिवेल करती जाएगी, क्योंकि सब एक ही सिचुएशन के साथ चल रहे हैं, एक किस्म की कंडीशन के साथ जो है ना प्रिवेल कर रहे हैं। सो कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट। हो गया कि हमारे पास लॉन्ग रन हमारे पास जो है ना टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम देखें इन द ग्राफ फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स एज ए आर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट और मिनिमाइज। हो गया द फर्म डिसाइड ओ क्यू आउटपुट फॉलोड बाय की कंडीशन एम सी इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, कि एम सी एम आर के बराबर आ रही है, ई पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म जो है ना हम देखें एवरेज को और मार्जिनल कॉस्ट को देखें, दोनों हमारे पास कट करें कि नहीं, इक्वल आ रहे हैं। सो कहते हैं कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, हमारे पास पॉइंट जब हमने देखा तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे आ रही है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये पॉइंट दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट विच इज सुटेबल। सो हमारे जो ओ सी एम क्यू है वो सी जब बराबर हो गया है एम के, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट है तो वहां पे तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट। तो हमारे पास जो है ना इस किस्म के जो बॉक्स बना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के बराबर चलेगी और हम एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास अर्न नहीं हो रहे। तो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि क्या फायदा होगा हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, अगर जो है ना कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर ये चीजें सिचुएशन प्रिवेल करती है। तो कहते हैं कि एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, कि हमारे पास ओपन मार्केट होगी, ओपन कंपटीशन चलेगा, कस्टमर के पास चॉइसेस ही चॉइसेस होंगी। जैसे ऑटोमोबाइल थी तो पहले बिग फोर हमारे पास जो ना मार्केट में चल रहे थे, क्या था, जब या बिग थ्री हमारे पास चले तो सुजुकी, होंडा और टोयोटा चल रहा था हमारे पास। ठीक है, उनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई, मार्केट में बैरियर्स खत्म कर दिए, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही है मार्केट में, ओपन कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। सेकंड, डिफरेंशिएशन इंक्रीज कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर के पास चॉइसेस आ गई। ठीक है, एसयूवीज में देखें तो आपके पास जो है ना किया स्पोर्टेज है, फिर आपके पास जो है ना जो है ना होंडाई टुक्सन है, फिर आपके पास जो है ना और भी इतने ज्यादा ब्रांड्स मौजूद है मार्केट में। ठीक है, तो सारे के सारे आपके पास चॉइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गए। मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली, मार्केट जो है ना मजीद क्विक है मोनोपोली से। मोनोपोली में तो हमारे पास एफिशिएंसीज कम होती है, क्यों, ठीक है, कि हमारे पास कहते हैं कि देयर आर लेस एफिशिएंसीज विद देन विद अ मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली में तो वो अपने इसको देख रहा है, सिचुएशन को देख रहा है कि उसके प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। यहाँ पे तो वो compete करेगा, कंपटीशन में है तो वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेगा। कहते हैं कि मोर इन्फॉर्म कंज्यूमर्स ड्यू टू हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम इंक्रीज एक्सेस टू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू इट्स कस्टमर। कि आप देखें गाड़ियों के ऐड पहले नहीं चलते थे पाकिस्तान में, अब जितनी कंपटीशन बढ़ती जा रही है उतने ज्यादा ऐड चलते जा रहे हैं और हर एक दूसरे बंदे को पता होता है कि कौन सी गाड़ी में क्या फीचर्स है, कौन सी जो है उसमें फीचर्स नहीं मौजूद। तो ये चार इसके मेजर आपके पास बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेजेस हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के आंसू प्रिवेल करते हैं। ठीक है, कहते हैं जैसे डिफरेंशिएशन कैन बी अननेसेसरी as product differentiation is key determinant of monopolistic competition, but most often such differentiation have no value. आर्टिफिशियल डिफरेंस, ठीक है, कि आपके पास जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे आप जो है ना आईफोन को देखें तो पहले जो है ना 11 में 2 कैमरे कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 3 के जो है ना डायरेक्शन चेंज कर दी तो 12 आ गया। ठीक है, तो वही आर्टिफिशियल चेंजेस आपके पास है, डिफरेंशिएशन आ रही है, उसकी कोई तुक ही नहीं बनता, कोई वैल्यू नहीं बनती।
ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, बस कैमरा को इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया। ठीक है, एक बंदा जो है ना उसकी शेप को चेंज कर देगा तो उससे क्या कंट्रीब्यूशन है? तो रियल कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही, लेकिन रियल बेनिफिट्स कस्टमर को नहीं मिल रहा है। Wasteful competition चल रहा है। Resources spent on computer advertising against one another could arguably be spent on other projects outside. जितने एड्स जो है ना मोबाइल फोन वाले लगे हुए हैं आपके मार्केट में जो है ना, या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, compete करने के लिए, अगर ये सारे के सारे पैसे वो किसी और यूजफुल चीजों पे लगा लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर था। इससे कोई अच्छा प्रोडक्ट बना लेते तो मार्केट में वो ज्यादा लीड कर लेता। क्यों? मोबाइल high cost under monopolistic environment. Firm produces goods on relatively high cost in comparison with perfectly competitive firm. कि आपके पास फर्म्स क्या करेंगी, मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे से हाई प्राइसेस के ऊपर डिफरेंशिएशन करेगा। और हमारे मार्केट का आप देख सकते हैं कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा होगा, ये बड़ा अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट होगा हमारे पास, और ये जो है ना ज़्यादा हाई चार्ज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको जो है ना क्या कर देते हैं, बड़ा स्पेशलिटी देते हैं और हम इसको एक्स्ट्रा फीचर्स में कंसीडर करके हम इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को विलिंग होंगे। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।